जैन साथियों, मैं आपका अपना रामेश्वर आरडी अकेडमी से। हम पढ़ रहे थे विदेशी आक्रमणकारी, और विदेशी आक्रमणकारियों में हमने क्या पढ़े थे? सिकंदर को पढ़ा था हमने, और सेल्यूकस के बारे में पढ़ा था, और हमने यूनान से आक्रमणकारी डेरियस फर्स्ट को पढ़ा था, जो भारत का प्रथम आक्रमणकारी था। ये आक्रमणकारी कब हुए? मौर्य काल के दौरान हुए थे। अब इसके बाद जो मौर्य काल के बाद देखते हैं हम कौन कौन आए और ये कहाँ कहाँ आके बस गए। ऐसी स्थिति हुई कि मौर्य काल के बाद जो अशोक का शासन था, अशोक के शासन के बाद जो भी राजा बने वो लुंज टुंज टाइप के बने, और वो एक छत्र राज्य नहीं कर पाए, और अशोक का अखंड भारत टूट गया। और अखंड भारत टूटने के बाद कुछ तो क्षेत्रीय राजा का उदय हुआ, और वो अपने अपने क्षेत्र ले गए, राज करने लगे। और कुछ क्षेत्रों में विदेशी आक्रमणकारी आ गए और वो भी राज करने लगे। जैसे हम देखते हैं शक, यवन, ये हुड़ हुड़ बाद में आएंगे, पहले यमन आएंगे, यमन के बाद शक आएंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये आएंगे। हम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं यवन के बारे में। किसके बारे में? यवन। तो ये अशोक के बाद का आक्रमणकारी थे। और ये काल चल रहा था मौर्य उत्तर काल में, बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मौर्य उत्तर काल बोलते हैं इसे। क्योंकि मौर्य उत्तर काल इसे बोलते हैं क्योंकि जो गुप्त काल है और मौर्य काल है, तो गुप्त काल और मौर्य उत्तर काल के बीच का काल था, उसे क्या बोलते हैं? मौर्य उत्तर काल कहते हैं। और मौर्य उत्तर काल को ही अंधकार का काल कहते हैं। क्या? अंधायुग, अंधायुग काल कहते हैं। क्योंकि इस काल में हमें कोई विशेष, मतलब एक निश्चित जानकारी नहीं प्राप्त है किस डेट को कौन सा राजा होना था, कौन कब आया था। तो इसमें निश्चित जानकारी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अंधायुग कहते हैं। इसलिए ये क्या? मौर्य उत्तर काल। मौर्य उत्तर काल में ही अलग अलग से युद्ध, सॉरी, अलग अलग से आक्रमणकारी आने लगे, यवन शक इनके बारे में। तो हम पढ़ते पहले यवन आक्रमणकारी कौन? मौर्य, मौर्य उत्तर काल। तो मौर्य उत्तर काल की बात करें हम, किसके? तो सबसे पहले मौर्य उत्तर काल में कौन है? यवन आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? यवन, यवन आक्रमणकारी। ये विदेशी थे। कौन थे? ये विदेशी थे। और यवन, आप कहोगे ये यमन कहां से थे? ये मध्य एशिया, जो अफगानिस्तान के ऊपर के क्षेत्र आते हैं, चीन के पूर्वी क्षेत्र है, वो क्षेत्र मध्य एशिया थे। तो मध्य एशिया से आक्रमणकारी आने लगे भारत में, कि भारत की स्थिति अच्छी थी उस समय, तो ये सब क्या? भारत की ओर बढ़ने लगे। कौन? यमन। तो यमन में सबसे पहले तो सर्वप्रथम एक था डेमेट्रियस, जो भारत में आक्रमण करेगा, भारत का क्षेत्र पर राज करेगा। तो ये यमन आक्रमणकारी तो शासक था डेमेट्रियस। कौन था? डेमेट्रियस था। इसने क्या किया? ये प्रथम भारतीय क्षेत्र पर, प्रथम भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाला था। कौन था? कब्जा करने वाला शासक था। कौन था? डेमेट्रियस। अब इसके बाद में जैसे राजधानी का बनाया था, तो इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी देखें तो साकल थी। क्या थी? साकल। जो साकल थी, वो साकल जो सियालकोट, आज का जो पंजाब, जो पाकिस्तान क्षेत्र में, जो पंजाब कौन सा? सियालकोट। तो वो कौन थी? साकल राजधानी। इसे आज क्या कहता हूं? सियालकोट। इसी के वंश में एक राजा हुआ, प्रसिद्ध राजा, शक्तिशाली राजा, यानी महानतम राजा। तो महानतम राजा की बात करें, यानी
इसके बाद आया एक राजा कौन, मिनांडर। कौन था, मिनांडर। मिनांडर डेमेस्ट्रियस वंश का था और मिनांडर था ये इस वंश का शक्तिशाली राजा था। क्या था, शक्तिशाली राजा था। मिनांडर ने थोड़ा क्षेत्र और बढ़ाया और ये राज करने लगा। मिनांडर के बारे में एक ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ग्रंथ है और मिलिंद पन्हो ग्रंथ में इसके बारे में जानकारी होती है। किसके बारे में, मिनांडर के बारे में। कौन सा ग्रंथ, तो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो ग्रंथ। इससे हमें जानकारी होती है किसी, मिनांडर। अब इसमें मिलिंद पन्हो में क्या लिखा है, तो इसमें क्या है, एक बौद्ध भिक्षु था। कौन था, बौद्ध भिक्षु था नागसेन। बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर, किसमें वार्तालाप, किसमें, इसमें मिलिंद पन्हो ग्रंथ में। और ये बौद्ध भिक्षु, इसे क्या कहते हैं, मिनांडर को, ये बौद्ध धर्म से क्या वो प्रभावित होता है। क्या है, बौद्ध धर्म से प्रभावित होता है और बौद्ध धर्म अपना लेता है। क्या है, बौद्ध धर्म अपना लेता है। जो मिनांडर था, कौन था, मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश का जो शासक था या शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र संघ, तो पुष्यमित्र संघ ने इसे हरा दिया था। किसने, इसके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे जब शुंग वंश आएगा। तो मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था और ये इस वंश का शक्तिशाली शासक था मिनांडर। और किसमें, मिनंद पन्हो, प्रश्न पूछ जाएगा मिनंद पन्हो ग्रंथ किससे संबंधित है, किससे, मिनांडर। और किससे वार्तालाप है, बौद्ध भिक्षु नागसेन से। अब एक बात और इसमें देखते हैं, जो यमन था, यमन का एक और वंश आ रहा है, ये अलग वंश है, एक और वंश है जिसका वंश का नाम है यूक्रेटाइडस। क्या नाम है, यूक्रेटाइडस। एक शासक है कौन, यूक्रेटाइडस। ये भी यमन है। कौन सा, यमन का दूसरा वंश है। कौन, और यमन का नाम मध्य एशिया के थे। इसका एक शक्तिशाली शासक हुआ है, इसका एक शक्तिशाली शासक हुआ एंटियो हेल एंटियो एंटियालपीडस। कौन, क्या हुआ, एंटियाल एंटियालक्रीडस इस वंश का शक्तिशाली शासक था, एंटियालक्रीडस। एंटियालक्रीडस ने क्या किया, ये यमन का, इसने अपना राजदूत, किसने, इसका एक राजदूत था, तो राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। क्या नाम था, हेलियोडोरस। एंटियालक्रीडस ने हेलियोडोरस को, जो शुंग वंश का था, कौन था, भागवत, कौन था, इससे भेजा
भागवत के दरबार में। किसके? भागवत के दरबार में। कहां पर? विदिशा। कहां पर है? प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा शासक था जिसे हेलियोडोरस ने भागवत के दरबार में भेजा, तो वो कौन था? एंटियल कीडस था। कौन था? एंटियल कीडस ने हेलियोडोरस को भेजा। अब भागवत कौन से वैष्णव धर्म का अनुयायी था, तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, तो इसने क्या, इसे रामायण, गीता और राम के बारे में, चरित्र के बारे में पढ़ाया कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पुरुष उत्तम होते हैं, और क्या हुआ उनके बारे में, चरित्र के बारे में बताया। तो हेलियोडोरस के वो प्रभावित हुआ, और हेलियोडोरस प्रभावित हुआ किससे? वैष्णव धर्म से। तो इसने क्या किया? विदिशा में एक विष्णु मंदिर, क्या हुआ? विष्णु मंदिर और एक गरुड़ ध्वज, विष्णु मंदिर और गरुड़ ध्वज स्तंभ। तो विदिशा में क्या बनवा रहा है? कौन? हेलियोडोरस। विष्णु मंदिर और गरुड़ स्तंभ। तो विष्णु मंदिर और गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया कौन? हेलियोडोरस ने। प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। जो डेमेस्टियस था, इसका एक अंतिम शासक के बारे में पढ़ लेते हैं, आप पूछा तो नहीं गया कभी। तो डेमेस्टियस का अंतिम शासक था जो, उसका नाम था हिप्पोस्टेटस। कौन था? हिप्पोस्टेटस। स्टेटस। इस तरह से यमन आक्रमणकारी आए। इनके बाद आएंगे कौन? आएंगे शक आएंगे। तो शक के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, मेरे साथ साथ रिवाइज करना। मौर्योत्तर काल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्नायुग कहते हैं, क्योंकि इस काल में हमें क्या, हमें निश्चित जानकारी, किसी के कालखंड की जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। यमन आक्रमण प्रथम सॉरी प्रथम यमन आक्रमणकारी कौन था? डेमेस्ट्रियस था। और डेमेस्ट्रियस ने प्रथम भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया। किसने? प्रथम भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया और राजधानी बनाया क्या? साकल। साकल राजधानी बना के क्या करने? राज करने लगा। इसी के वंश में एक प्रसिद्ध राजा हुआ, क्या नाम है? मिनांडर था। और मिनांडर क्या, इस वंश का शक्तिशाली राजा था। कौन था? मिनांडर था। मिनांडर कौन हराएगा? पुष्यमित्र शुंग हराएगा। कौन हराएगा? पुष्यमित्र शुंग हराएगा। और मिनांडर जो एक ग्रंथ है, मिलिंद पनो ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? मिलिंद पनो ग्रंथ है। और वो किसने? बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का क्या वार्तालाप है? क्या, किसका? बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर का वार्तालाप है। और इसने क्या, बौद्ध धर्म को अपना लिया। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। उसका अंतिम शासक है कौन है? हिप्पोस्टेटस। कौन है? हिप्पोस्टेटस। इसका एक यमन आक्रमणकारियों में एक दूसरा शासक हुआ जिसका नाम है यूक्रेटाइटस। यह यमन का दूसरा वंश था। तो ये क्या, शक्तिशाली, इस वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? एंटियालक्लीडस था। तो एंटियालक्लीडस ने क्या किया, जो अपना राजदूत था, कौन? हेलियोडोरस। कौन था? हेलियोडोरस, जिसे भागवत के दरबार में भेजा। किसके? भागवत के दरबार में। कहां पर? विदिशा। और वहां क्या किया उसने? क्या किया? भागवत धर्म अपना लिया। क्या? तो भागवत धर्म किसने अपना लिया? हेलियोडोरस ने। और ये खुश होकर ये क्या किया? विदिशा में विष्णु मंदिर और गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया। क्या कराया? निर्माण कराया। किसने कराया? हेलियोडोरस ने। इन्हें हिंद यूनानी भी कहते हैं। यवनों क्या कहते हैं इसको? हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो ग्रीक भी कहते हैं।
जैसे जैसे बाहर के आक्रमणकारी भारत में आए, तो भारत की संस्कृति में ये क्या है, विलय करते गए और ये अपनी संस्कृति लेके इसमें क्या है, इसमें क्या हस्तक्षेप किया। जैसे गंधार शैली है, गंधार शैली क्या है, इन्हीं की देन थी यमनों की, और ये क्या है, गंधार शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो गंधार शैली है मूर्ति कला है, तो गंधार शैली भी किसे, यमनों की देन थी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम बताएंगे। तो भारत की संस्कृति में जितने भी आक्रमणकारी है वो सभी क्या भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए, और आज भी वो यहाँ पर प्रेजेंट में है। पर आज आप हम बता नहीं सकते कौन शक है कौन यवन है, क्योंकि उन्होंने क्या, भारतीय संस्कृति के जो धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, जैन धर्म थे और भागवत धर्म थे और वैष्णव धर्म थे, वो सब में क्या मिल गए और अपना लिया उन्होंने, और संस्कृति में घुल मिल गए। अब इनके बाद आते हैं हम, शक भारत में आक्रमण करते हैं, और भारत में जब से ये इनका राज्य उदय होता है या किसी क्षेत्र में कब्जा करते हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शक राज करते हैं। कई कई छैरात के शक है, करदम के शक है, भिन्ननगर के शक है, और अलग अलग शक है, अलग अलग शक कई क्षेत्रों में क्या राज कर रहे हैं। तो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। ऐसे करके ये 4 या 5, ऐसे करके ये इनके बारे में पढ़ा जाता है कि पांच पांच शक थे। कितने क्षेत्र थे इनके, 5 क्षेत्र थे। 5 क्षेत्रों में राज कर रहे हैं। कितने क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में। अलग अलग शक थे, कौन है, अलग अलग शक, और अलग अलग राजधानियां थी इनकी। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ये मध्य एशिया से, कहां से है, मध्य एशिया से। तो सर्वप्रथम पहले देख लेना कौन सा, सर्वप्रथम शक, सर्वप्रथम शक कौन सा आया था, किसने आक्रमण किया, तो उसका नाम था मोगा। क्या नाम था, मोगा या महावीर, मोगा या महावीर। तो सर्वप्रथम शासक शक कौन था, मोगा या महावीर था। और मोगा महावीर जो शक था, इसने राजधानी बनाई अपनी, कौन सी राजधानी बनाई इसने, इसने राजधानी बनाई तक्षशिला। क्या बनाई, तक्षशिला। तक्षशिला। तो ये प्रथम था, कौन था, प्रथम शक था। और पूछ लिया प्रथम शक राज करने वाला कौन था भारतीय क्षेत्र में, तो कौन था, मोगा या महावीर, दोनों मिलते हैं। और राजधानी बनाई क्या, कौन सी, तक्षशिला बनाई इसने राजधानी। तो भारतीय क्षेत्र को शक विजेता कौन था, यही था, प्रथम शक विजेता भारतीय क्षेत्र को। इसके बाद आता है, इसके बाद एक आता है छैरात शक। किसका आता है, छैरात शक। हाँ पूछो, ये है आप कहां से, ये भी मध्य एशिया से आ रहे हैं, ये भी कहां से है, मध्य एशिया से। कौन सा, कि छैरात शक, छैरात शक। तो छैरात शक के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था भूमक। क्या नाम था, कौन था संस्थापक, भूमक था। और ये क्या है, इसका एक शक्तिशाली राजा हुआ, कौन हुआ, नेहपान। कब हुआ, नेहपान नाम का एक राजा हुआ, और वो क्या, इसके वंशों का शक्तिशाली हुआ, और जिसने राजधानी बनाई कौन सी, विन्ननगर। कौन सी, विन्ननगर। और चेरात शक या चेरात वंश की बात करें, किसकी, चेरात वंश। ये कौन सा, ये शकों के वंश है, कौन से, मोगा वंश, और ये चेरात वंश। तो चेरात वंश का संस्थापक कौन है, भूमक है। और इसका शक्तिशाली कौन था, शक्तिशाली था नेहपान। क्या नाम था,
जो नेपाल था ये, और इसकी राजधानी थी विजयनगर। कौन सी थी? राजधानी कौन सी? विजयनगर। आप कहोगे ये विजयनगर कहाँ था? तो भारत के क्षेत्र में ये विजयनगर पड़ रहा है कहाँ पर? नासिक के आसपास क्षेत्र था। वहां कौन से वंश थे? क्षैरात वंश थे। और क्षैरात वंश का स्थापना नेपाल ने राज स्टार्ट किया था, और वहां का एक शक्तिशाली भूमक ने स्टार्ट किया था, और नेपाल वंश का शक्तिशाली था। और नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल को गौतमीपुत्र सतकर्णी, सातवाहन वंश का एक गौतमीपुत्र सतकर्णी शक्तिशाली राजा था, उसने किसी को? नेपाल को हराया था। क्योंकि एक जोगल थम्बी नामक, कौन सी? जोगल थम्बी नामक जगह नासिक के पास सिक्के प्राप्त होते हैं। तो एक तरफ जो सिक्के हैं तो उसमें क्या है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का उसका नाम क्या अलंकृत है, और एक तरफ नेपाल के बारे में जानकारी है। तो इसमें इससे जानकारी होती है कि किसने, तो सतकर्णी ने किसको नेपाल को हराया था। तो किसने हराया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो सिक्कों की जानकारी है, उसके बारे में हम गौतमीपुत्र सतकर्णी यानी सातवाहन वंश पढ़ेंगे जब बात करेंगे। एक वंश था शकों का, कर्दम वंश। कौन सा था? जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है वही इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक था कर्दम। कौन सा वंश था? कर्दम वंश। कर्दम वंश की बात करें तो इसका सस्ता पड़ता है यशोमत। कौन था? संस्थापक कौन था? यशोमत। संस्थापक कौन हो रहा है? यशोमत हो रहा है। और जो कर्दम वंश था, इनका क्षेत्र था जो मालवा गुजरात और जो कोकड़ क्षेत्र था, जो मालवा गुजरात और कोकड़ क्षेत्र था, वो कौन सा था? आज का जो देखे मालवा गुजरात, तो वो कौन? कर्दम वंश शासक कर रहा था। कौन? शकों का। पर इनमें एक शक्तिशाली राजा का नाम सुना होगा, किसका? रुद्र दामन का। किसका नाम? रुद्र दामन का जो शासक था उसका नाम आपने सुना होगा। तो वो किसी वंश का था? वो कर्दम वंश का था। वो कौन था? एक शक था। तो शक्तिशाली शासक की बात कर ले इसकी, इस वंश के शक्तिशाली राजा की बात करते हैं। तो शक्तिशाली राजा था रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। रुद्रदामन था। अब इसके बारे में हम देखते हैं, रुद्रदामन के बारे में। इसके बारे में बहुत सारी चर्चा है और बहुत सारे इनसे प्रश्न बने। किससे? रुद्रदामन से। तो रुद्रदामन किस वंश का था? कर्दम वंश का। संस्थापक कौन था इसका? यशोमत। कौन? यशोमत। और शक्तिशाली राजा रुद्रदामन। जो रुद्रदामन है इसका एक अभिलेख है। कौन सा? तो इसका अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। क्या कहते हैं इसे? गिरनार अभिलेख। जो गिरनार अभिलेख है इसी को जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। क्या? जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं। तो अब प्रश्न पूछ गया जाता है गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। किससे? कौन शासक का है? रुद्रदामन का। जो गिरनार अभिलेख है और जूनागढ़ अभिलेख है इसके बारे में बात करते हैं। ये विशुद्ध क्या? विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? आप पूछोगे विशुद्ध क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें किसी और भाषा का मिलावटी नहीं है, मतलब प्योर संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है?
गिरनार अभिलेख है। कौन सा? गिरनार अभिलेख और रुद्रदामन अभिलेख। आपने सुना होगा सुदर्शन झील का नाम, क्या नाम? सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का इसने क्या किया? मरम्मत कराई। क्या करी इसने? किसने मरम्मत कराई? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो जो मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या जो मंत्री थे, तो एक कोई मंत्री था, तो एक मंत्री ने क्या किया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया। किसने? और इसके सुदर्शन झील के मरम्मत के वाले प्रमाण किसके मिलते हैं? रुद्रदामन के और अशोक ने भी इसका क्या किया था? सुदर्शन झील का मरम्मत कराई थी। अंतिम शासक के बारे में देखते हैं इसके। तो अंतिम शासक था इसका नरेश रुद्र सिंह। कौन था? नरेश रुद्र सिंह। तो नरेश रुद्र सिंह कौन था? नरेश रुद्र सिंह अंतिम शासक था। और नरेश रुद्र सिंह को जो गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, वो ऐसे कह रहा है कि क्या इस साम्राज्य को कर्दम वंश को या कर्दम वंश के क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लेगा। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय हराकर अपने साम्राज्य में मिला लेगा। किसे? कर्दम वंश के। तो शक के बारे में शक कितने? 5 क्षेत्रों में राज्य कर रहे थे, और ये आए कहां से थे? मध्य एशिया से। मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए, कहां से आए थे? मध्य एशिया से। सर्वप्रथम भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने वाला यानी मतलब शासन करने वाला शक कौन था? तो वो था कौन था? मौगा। मौगा को क्या कहते हैं? महावेज कहते हैं। क्या कहते हैं? महावेज। और ये प्रथम शक विजेता था भारतीय क्षेत्र का। ठीक है, शक विजेता। इसकी राजधानी थी क्या? तक्षशिला। इसने एक मौगा शक चलाया था। क्या चलाया था? जो कैलेंडर था, कैलेंडर, एक मोगा शक भी चला था। क्या चला था? मोगा शक। दूसरा वंश आता कौन? क्षैरात वंश। क्षैरात वंश का संस्थापक कौन था? भूमक था। इसका शक्तिशाली राजा था नेहपान। कौन था? नेहपान। और नेहपान और इसकी राजधानी थी विन्ध्यनगर। कौन सी? विन्ध्यनगर थी। नेहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी हराया। किसको? नेहपान को। तीसरा वंश आता है कर्दम वंश। कौन सा? कर्दम वंश। इसका संस्थापक कौन था? यशोमत था। कौन था? यशोमत। इसका शक्तिशाली राजा कौन हुआ? रुद्रदामन हुआ। क्या हुआ? रुद्रदामन। और इसके अभिलेख कहां से आते हैं? गिरनार अभिलेख। कौन सा? गिरनार अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख के से हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? रुद्रदामन की। और ये किसमें? विशुद्ध संस्कृति में लिखा हुआ है। किसमें? विशुद्ध संस्कृति में। और इसे है सुदर्शन झील की भी मरम्मत कराई। आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है सुदर्शन झील कहां पर है? तो कहां पर? वो गुजरात, यानी जूनागढ़ क्या है? सुदर्शन झील। अंतिम शासक कौन है? नरेश रुद्र सिंह। नरेश रुद्र सिंह को चंद्रगुप्त द्वितीय हरा के इस साम्राज्य को अपने शासन में मिला लेगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय। और यहां से आगे हम पढ़ते हैं कुषाण वंश। हमने यमन पढ़ लिए और शक पढ़ लिए। जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उन्हें नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। किसके बारे में? कुषाण वंश के बारे में। कहां से आए थे? तो कुषाण थे मूल रूप से जो चीन का जो पूर्वी क्षेत्र था, जो चीनी क्षेत्र थे, वहां के कौन थे? कुषाण थे। कुषाणों का मतलब, कुषाण का जो 5 कबीले थे, कुषाणों के थे 5 कबीले से। 5 कबीलों ने आपस में मिलकर एक नए एक राज्य का निर्माण किया।
एक नए राज्य का निर्माण किया और नए वंश की स्टार्ट की, किसके? कुषाण वंश की। और वो उनमें जो शासक बना उसका नाम था कुजुल कड़फिसस। क्या नाम था? कुजुल कड़फिसस। अब एक बार हम पढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। कुषाण, तो कुषाण वंश, कुषाण वंश है कहां के लिए? चीनी क्षेत्र से। क्या है? चीनी क्षेत्र से। कुषाण वंश की स्थापना कैसे हुई? कितने? 5 कबीले। कितने थे? 5 कबीलों ने मिलकर, 5 कबीलों ने मिलकर 5 कबीलों ने मिलकर कुषाण वंश की स्थापना की। अब एक संस्थापक कौन था इसी बात देखिए। तो संस्थापक था इसका कुजुल कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस। प्रश्न पूछ लिया जाता है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसस। तो ये कहा चीनी क्षेत्र में क्या है, इस वंश की स्थापना हो रही है। अब भारतीय क्षेत्र में कौन संस्थापक इसका? कि भारतीय क्षेत्र में कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो भारतीय क्षेत्र की बात करें किसकी, यानी भारतीय क्षेत्र पर राज करेगा तो सबसे पहले कौन राजा था कुषाण वंश का जो भारतीय क्षेत्र पर राज कर रहा है? तो उसका नाम था बिम कड़फिसस। क्या नाम था? बिम कड़फिसस। बिम कड़फिसस। अब इसका एक शक्तिशाली राजा हुआ था। क्या हुआ? इस वंश की बात कर लेते, सॉरी पहले एक बार बात कर लेते हैं। जो ये वंश है ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय राज्य पर शासन करने वाला वंश है। कौन सा? कुषाण वंश। क्योंकि इसका क्षेत्र था जो मध्य एशिया तक फैला हुआ था। जैसे हम देख रहे हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहाँ से ऊपर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और चीन का कुछ क्षेत्र था, वहां तक इसका शासन था। कौन सा? भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र से लेके उज्बेकिस्तान और तार्किस्तान तक और चीन के पूर्वी क्षेत्र तक किसका शासन था? कुषाण वंश का शासक था। तो ये क्या, इसे हम क्या कहते हैं? पहला अंतरराष्ट्रीय वंश शासक। तो भारत का ये क्या है? पहला पहला अंतरराष्ट्रीय शासक हुए। कहां का शासक था इसका? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक आगे तक फैला हुआ था। किसका? कुषाण वंश का। जो इसका जो शक्तिशाली राजा किसका? जो शक्तिशाली राजा है उसका नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क जब गद्दी बैठ रहा है 78 ईस्वी में बैठ रहा है। कब बैठ रहा है? 78 ईस्वी में। और इसका शासन 102 ईस्वी तक शासन रहता है। किसका? कनिष्क का। 101 या 102 ऐसी समथिंग है।
कनिष्क का। और कनिष्क एक ऐसा शासक था जिसने क्या अंतरराष्ट्रीय शासक कौन था? कनिष्क था। इसकी राजधानी की बात कर लेते किसकी? तो कुषाण वंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी पहले, प्रथम राजधानी कौन सी थी? पेशावर थी। कौन सी थी? पेशावर। कौन सी राजधानी? पेशावर। और जो फिर उसके बाद द्वितीय कौन सी बना थी बाद में? ये द्वितीय बनेगी कौन सी? मथुरा। कौन सी मथुरा? जो आज की मथुरा बनेगा, मथुरा। कनिष्क के शासनकाल में जब ये गद्दी बैठा, कौन गद्दी बैठा, तो इसने क्या हुआ? 78 ईस्वी क्या स्टार्ट किया? ये गद्दी बैठ कर 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर जारी किया। किसने जारी किया? शक संवत। तो इसने गद्दी बैठे हुए 78 ईस्वी में बैठा था, तो 78 ईस्वी से शक संवत कैलेंडर जारी किया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शक संवत कब जारी किया गया था? कब? 78 ईस्वी में। इसी के शासनकाल में दिया है। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संधि। कौन सी एरिया? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कौन सी सदी में हुई? तो कौन सी? प्रथम सदी में हुई। कौन सी है? प्रथम सदी में आयोजित की जा रही है। और किसके शासनकाल में की जा रही है? कनिष्क के शासनकाल में। कहां पर हो रही है? इसकी लोकेशन देखें। तो इसकी लोकेशन है, तो लोकेशन है इसकी कश्मीर कुंडलवन। कहां? कुंडलवन में। शासक कौन? कनिष्क। अध्यक्ष कौन बनेगा इसका? अध्यक्ष है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। तो अश्वघोष ने क्या है इसकी अध्यक्षता की, और इसके उपाध्यक्ष था कौन था? वसुमित्र। अब अश्वघोष और वसुमित्र में क्या हुआ? आपस में मतभेद हुए, और यहां से क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। कौन से? हीनयान शाखा और महायान शाखा। तो दो शाखाओं में बौद्ध धर्म, कौन सी बौद्ध संगति हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ। कौन से? चतुर्थ बौद्ध संगति। तो यहां से बौद्ध धर्म क्या दो भागों में बट गया, महायान और हीनयान। अश्वघोष ने एक किताब लिखी है। कौन सी? इनकी एक बुक है जिसे बुद्ध चरित्र कहते हैं। क्या नाम है? बुद्ध चरित्र, यानी बौद्धों की रामायण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बुक का नाम क्या है? बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। और किसके शासनकाल में हो रही है? कनिष्क के शासनकाल में है। कनिष्क की और बात करी जाए, जो हम जब आप समुद्री मार्ग से व्यापार करते हैं, तो कनिष्क के शासनकाल में जो कौन था? रेशम मार्ग था, जो मध्य एशिया से उधर कहा जाता था, यूरोप की ओर जाता था। यहां से हम क्या अपना व्यापार करते थे। तो रेशम मार्ग, तो रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था? इसी कनिष्क का अधिकार था। किन से? रेशम मार्ग को किसका अधिकार था? कनिष्क का अधिकार था। और यहां से भरपूर टैक्स लेता था। कौन? कनिष्क। इसी के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में दो कलाओं का
जन्म हुआ, जिसे कौन मूर्ति कला कहते हैं। और मूर्ति कला कौन कौन सी कला? वो दो कला है, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो गांधार शैली और मथुरा शैली का जन्म हुआ, और वो कैसी कला है? वो मूर्ति कला है, मूर्ति कला शैली। तो तो मूर्ति कला का जन्म किसके शासनकाल में हो रहा है? कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन सी? गांधार और मथुरा। गांधार शैली और मथुरा शैली। मथुरा शैली। तो कितने शैलियों का विकास हो रहा है? दो शैलियों का, गांधार शैली और मथुरा शैली। कनिष्क ने कनिष्क किस लिए जाना जाता है? कनिष्क का नाम बहुत से ऐसे, हम अशोक का नाम सुनते हैं कि अशोक क्या बौद्ध धर्म के लिए अनुयायी था, और उसने क्या धम्म की नीति अपनाई, धम्म के लिए जाना जाता है। तो कनिष्क भी एक एक महान योद्धा के नाम से जाना जाता है, और एक क्या कला और एक संस्कृति के लोकप्रियता को बनाने में किसका से कनिष्क जाता है। तो ये इस नाम से भी जाना जाता है। किसने? कनिष्क। कनिष्क ने एक राजा था, किसका? चीन का राजा था। कौन था? चीन का राजा था हान वंश। कौन था? चीन का राजा हान वंश का था। कौन था? तो हान वंश के राजा को किसने हराया था? कनिष्क ने हराया था। इन दोनों आपस में युद्ध होता है, और इसमें कनिष्क विजयी होता है, और हान वंश का राजा हार जाता है। एक बार हम फिर से कुषाण वंश को मेरे साथ रिपीट करना, और ये मैं बोल देता हूँ वैसे ही साथ साथ। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजल कड़पिसस। कुषाण वंश की संस्थापक कुजल कड़पिसस है। इसने 5 कबीलों को मिलाकर एक कुषाण वंश की स्थापना की। कहाँ स्थापना करा है? चीनी क्षेत्र में स्थापना करा है, जो चीन का जो पूरी क्षेत्र है वहां से। और वहां से ये क्या है, चलते हुए आते हैं, और ये भारतीय क्षेत्र में कहा प्रवेश करते हैं। तो यहाँ का जो संस्थापक था कुषाण वंश का, उसका नाम था विम कड़पिसस। तो विम कड़पिसस था। और कुषाण वंश की बात करें, किसकी? कुषाण वंश का। तो पहला अंतरराष्ट्रीय शासक था कौन था? या पहला अंतरराष्ट्रीय शासक या पहला अंतरराष्ट्रीय शासन वंश तो कौन था? कुषाण वंश था, जिसने उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तक फैला हुआ था, और अफगानिस्तान और चीन के पूरे क्षेत्र तक फैला हुआ था। कौन था? कुषाण वंश। इसका शक्तिशाली राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क कब शासन गद्दी बैठा? 78 ईस्वी में। और कब तक? 102 ईस्वी तक क्या करेगा? शासन करेगा। जब ये गद्दी बैठा 78 ईस्वी में, तो क्या ये शक संवत का चलाता है? क्या चलाता है? शक संवत कैलेंडर जारी करता है। कौन करता है? कनिष्क करता है। इसकी राजधानी बात करें तो राजधानी कहां है? प्रथम पेशावर है। द्वितीय राजधानी कौन सी है? मथुरा। कौन सी है? मथुरा है। कनिष्क ने जो चीन का राजा था, कौन था? हान वंश का राजा था, उससे युद्ध होता है। किससे? कनिष्क से। और कनिष्क इसे हरा देता है। और यहां से देखते हो, इसके काल में एक चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। क्या हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई, जो प्रथम सदी में हुई। कहां हुई थी? और ये हुई थी कुंडलवन में। कब हुई? प्रथम सदी में। इसके अध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष। और शासक था कनिष्क। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, महायान और हीनयान। और ये जो अश्वघोष की जो बुक है, उसे बुद्ध चरित्र कहते हैं। और बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं? बौद्धों की रामायण कहते हैं। जो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग पर अधिकार किसका था? कनिष्क था, जो मध्य एशिया आते हुए जाता था, और उसे मार्ग से व्यापार करते थे। मूर्ति कला की बात करें तो इसके शासनकाल में 2 मूर्ति कला का जन्म हुआ, यानी 2 मूर्ति कलाओं का विकास हुआ। कौन सी? गांधार शैली और मथुरा शैली। कौन सी? गांधार शैली और मथुरा शैली। ये क्या हुआ? कुषाण वंश भी समाप्त हुआ। और ये इसी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और इससे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। और कोई नोट फैक्टर रह गया तो उसे हम अगली क्लास में कराएंगे। ये
हमारे चैनल का नाम है आरडी एकेडमी, जो जीएस की सीरीज चल रही है। ये इसमें क्या पीडीएफ और क्लास बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराई जा रही है। और इसका आरडी एकेडमी आरडी एकेडमी नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप चैनल है। उस ग्रुप पे क्या उसकी पीडीएफ डाल दी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो कर लें। और इस जो टेलीग्राम चैनल है उसकी हम लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप क्या टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम एक सीरीज और स्टार्ट कर रहे हैं, जो वन डे वन क्वेश्चन, जो करंट अफेयर से देखते हुए उसमें नजर रखते हुए कि एक करंट अफेयर का कोई एक क्वेश्चन लेंगे, उसका हम पूरा ऑपरेशन करेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और वो क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा, जैसे उसके बारे में कई बार पूछा होगा, उस आधार पर हम तैयारी करेंगे। वो हमारी एक शॉर्ट वीडियो आएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद साथियों।